अब हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स एंड इट्स यूजेस। एक्चुअली ये हमारा टॉपिक है जो कि जो बच्चे यूट्यूब से स्पेशली आ रहे हैं तो वो टॉपिक ये रह गया था आखिरी, और जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है उनके लिए रिवीजन हो जाएगी थोड़ी सी कि अल्कीन्स के बारे में जो हमारा टॉपिक था प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज जो है वो आज हम पढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, और साथ साथ अब जो क्वेश्चन है वो भी आप राइट कर सकते हैं। तो बहरहाल देखें जी, अल्कीन्स के बारे में पहले तो आप जान लें कि प्रॉपर्टीज आमतौर पर दो तरह से हम देखते हैं। एक तो होता है केमिकल प्रॉपर्टी और एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल आसान सी हैं। वो ये कि थोड़ा सा इसको देखते हैं कुछ ऐसे कि आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हम ले रहे हैं कि फिजिकल स्टेट कैसी हो, मतलब लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि C1 से लेकर जो एक्चुअली C1 यहां लिखें अल्केन के लिए ठीक था लेकिन अल्कीन के लिए ठीक नहीं है। तो ये आपके पास C2 से लेकर जो C4 तक, मतलब आप यूं बोलें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, 4 कार्बन तक। हर दफा अल्केन में भी ऐसा है, अल्कीन में भी ऐसा है और अल्काइन में भी ऐसा है कि हमेशा आपके पास क्या होता है, कार्बन नंबर 4 तक जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, गैसेस। यानी जितने भी ये कंपाउंड्स हैं ये गैसेस हैं, जो मैंने नाम लिए इथीन, क्योंकि शर्त ये है अल्कीन के अंदर और अल्काइंस के अंदर के कार्बन की तादाद एटलीस्ट आपके पास क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन में तो 2 कार्बन होंगे तो फिर जाहिर सी बात है C2 से ही गिनती स्टार्ट होगी, ना कि C1 से। तो ये आपके पास गैस। और अगर आप C4 से ऊपर चले जाते हैं, मतलब C5 से आप स्टार्ट करते हैं और C15 तक, अगर ये अल्केन होगा तो ये आपके पास 17 तक होता, हेप्टा डीकेन तक, अब पेंटा डीकीन तक है। यानी कार्बन 5 से लेकर 15 आपके पास क्या मिलेंगे, जो अल्कीन्स हैं वो लिक्विड की शक्ल में मिलेंगे। और अगर आप इससे ऊपर चले जाते हैं मोर देन C15, ठीक है, या इससे अबव कह लीजिए, तो वो आपको मिलेंगे सॉलिड। ये जी सिंपल सा एक ताल्लुक कि भाई जैसे जैसे असल में होता ये है कि कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो इंटरेक्शन है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग होती रहती हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी वीक होंगी तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। अगर मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे फिर क्या होगा भाई, तो उनकी जो शक्ल होगी वो गैस की तरह की होगी। अगर वही मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं, जब सर मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, उनके दरमियान इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगी। जी बेटा। माइक ऑफ कर दे सर, सबका शोर आ रहा है। अच्छा जी, कर दिया बेटा, अब आपको ही रह गया था मेरा ख्याल से। हाँ जी, तो हम यहां पर ये वाली बात कह रहे हैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा ही वीक, तो मॉलिक्यूल दूर दूर हरकत करेंगे। दूर 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 किसके मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग होती जाएंगी तो खुद ब खुद मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे। भाई करीब किसके होते हैं, करीब उन वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि क्या होती हैं, लिक्विड्स। और अगर जिक्र करें सॉलिड का तो सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब होते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे हम अभी ऊपर जा रहे थे, मतलब कार्बन की तादाद को बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे आपने देखा कि शुरू में फिजिकल स्टेट जो थी वो आपके पास क्या थी, गैस, और फिर उसके बाद क्या हुई, लिक्विड, और फिर आखिर में क्या हो गई, वो सॉलिड हो गई। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा एक ताल्लुक। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अगली बात क्या है, अगली बात है सॉलिबिलिटी की। तो चूंकि अल्कीन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में हल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बाखत्म ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होंगे, और पानी वगैरह में यानी एक्वस जो आपके पास सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें हल नहीं होंगे। तो सॉलिबिलिटी इज इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फिर हम अगली बात की तरफ चलते हैं। अगली बात क्या है, अगली बात यह है आपके पास के स्मेल कैसी है। आमतौर पर जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इनमें सब में ऑलमोस्ट एक जैसा ही है कि कोई खास स्मेल नहीं होती, कलरलेस, ऑर्डरलेस। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जब ये सॉलिड हो जाते हैं, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि भाई कार्बन की तादाद जैसे जैसे बढ़ रही है तो हमने देखा गैस, गैस से लिक्विड और सॉलिड। अब ये सॉलिड उस तरह के सॉलिड्स नहीं होते जैसे कि आप सोच रहे हो कि भाई ऐसे तोड़ेंगे तो वो बिस्किट की तरह टूट जाएंगे या लोहे की तरह मजबूत होंगे। इनको हम कहते हैं वैक्सी सॉलिड्स। तो जो आप अपने होठों पर या क्या कहते हैं एड़ियों पर इस्तेमाल करते हैं,
मिसाल के तौर पर आप क्या इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम जेली। तो जो पेट्रोलियम जेली है वो एक्चुअली क्या है, वो वैक्सी सॉलिड है। ओके, तो ये वैक्सी सॉलिड की तरह होते हैं। बहरहाल तो सॉलिबिलिटी आप खुद देख लीजिए कि मैं इसमें स्मेल का जिक्र कर रहा था। तो पेट्रोलियम जेली अगर दो तरह से आपको मिल सकती है, एक तो मिलती है वैजलीन की शक्ल में, आप जाते हैं कच्ची से ब्रांड की उठाते हैं वैजलीन जिसका नाम है, तो वो आप ले आते हैं, तो आप देखते हो उसमें स्मेल होती है। लेकिन एक और तरीके से भी आप पेट्रोलियम जेली खरीद सकते हैं जहां खुली मिलती है। आप कभी चले रहे खरीदे ना, बस चले रहे उसको दिखा दें, तो मुख्तलिफ जगहों पर आप पूछ लेंगे, बाजार में कहीं ना कोई बेचता होगा, वो बता देगा पेट्रोलियम जेली, ठीक है, वैजलीन भी बोलते हैं उसको आम जुबान में। तो वो जाएंगे, आप देखेंगे वो सस्ती होगी, खुली होगी, उसमें कोई स्मेल ही नहीं होगी। तो स्मेल या ऑर्डर जो है वो इनके अंदर कम देखने को मिलता है। तो ये आपके पास एक अहम बात होगी, ठीक है जी। तो स्मेल, और आखिरी बात आती है जी पोलैरिटी। असल में इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं मीथेन का, यानी अल्केन्स का। वहां पे हमने कहा था कि वो तो होते ही क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, तो अल्केन्स में पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो बहुत ही माइनर, ना होने के बराबर होता है। तो हम कहते हैं कि भाई जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है, फिर क्या है, फिर क्या कहते हैं, बॉन्ड पोलर भी नहीं है। तो अल्केन्स के बारे में आपको ये सीखने को मिला कि वो तो कंप्लीटली क्या थे, नॉन पोलर। अच्छा, अब यहाँ पर भी कुछ मिसाल ऐसे ही है, कोई मतलब मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड है डबल, और फिर बाकी उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा एच। तो सिंपल वे तो यही कह रहा है कि भाई ये भी इसी तरह के ही होंगे जैसे कि वो थे, मतलब यहाँ पे भी ये बॉन्ड उसी तरह ही है जैसे कि आपके पास अल्केन में था। ठीक है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो देखते हैं, तो जैसे अल्केन में था, तो आपने देखा कि सिचुएशन सेम है, लेकिन हमारी बुक लिखेगी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये स्लाइटली पोलर है, यानी कुछ ना कुछ ज्यादा पोलर है बानिस्बत किसके, अल्केन्स के। इसकी रीजन जो है वो जो बुक ने दी है वो भी हम दे देते हैं। वो रीजन ये होती है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो बहुत कीमती है। हाइब्रिडाइजेशन में एक एस कैरेक्टर होता है। कल मैंने जो आपको लेक्चर दिया था वो यही था कि हाउ टू डिटरमिन द हाइब्रिडाइजेशन। वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर आप चैनल से देख सकते हैं, उमैर खान एकेडमी के। तो बात ये कल यही सिखाया गया था कि हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे मालूम कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे चलो पूछता हूँ, देखते हैं कौन मुझे पहले जवाब देगा आज। अगर मैं पूछूं कि अल्केन के अंदर जो आपको ये दिया गया है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो क्या जवाब देंगे, देखते हैं पहले कौन देता है, चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी तक आंसर नहीं आया। हाँ जी, मोहम्मद कामरान, ये जवाब आया जी sp3। ठीक है, तो कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल ठीक। और यही जवाब अगर मैं आपसे तलब करूं कहा अल्कीन के लिए, तो बताओ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपको कैसे नजर आएगी, ये भी आप लिख सकते हैं। देखते हैं पहले कौन लिखता है इसको। जो लोग मोबाइल पे यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा अगर अपने ऑप्शन में जाएं, 3 बटन ऑप्शन के अंदर, तो वहां पर आपको नजर आएगा ये क्या कहते हैं, चैट, अगर किसको पता नहीं है तो। ठीक है जी, कि समाविया ने जवाब दिया sp3, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, दोबारा सोचें, कल का लेक्चर आपने लिया है तो आपको समझ में आएगा। हाँ जी, मलिक रिजवान sp2, ये तुक्का लगाया या पत्नी सही है, बहरहाल बात ठीक है जी। चलो बहरहाल गुड, sp2। ठीक है, अगर आपने समझा हुआ था फिर तो बहुत अच्छी बात है। और ये sp3, अब आपको समझ में आया, वो क्या समझ में आया कि मैंने यहाँ पर एक्चुअली दो चीजों को अलग अलग भी कर दिया है। वो अलग अलग कैसे किया है कि यहाँ मैंने आपको सिखाया कि देखें ये भी सी एच बॉन्ड है और ये भी सी एच बॉन्ड है, लेकिन फिर डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस है इनकी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, मुख्तलिफ है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन से क्या फर्क पड़ता है, इसको देख लेते हैं। देखें, सपोज कीजिए कि आपके पास अगर चार, ये देखें चार एस पी 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 क्या हो गए, sp3। ठीक है, s और p3। अब इसमें मैं आपसे कहता हूं कि s कितना परसेंट कैरेक्टर रखता है, तो आप कहेंगे कि भाई
हम इन चारों को 100 पर डिवाइड कर दे तो 25 25 25 75 तो पी हो गया, और एक क्या हो गया, मतलब हाइड्रोजन का भी 25, यानी 25 कैरेक्टर है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि कार्बन में एस, बल्कि यूं बोले डायरेक्टली 25% एस कैरेक्टर है। जबकि यहां पर अगर बात की जाए तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब देंगे कि चूंकि एक एस और यहां पर दो पी हैं तो 33 33 33, ठीक है, हाँ जी, 33 33 33, तो ये 66 ऑलमोस्ट, और ये 33% 0.3, ठीक है, अगर एग्जैक्टली करते हैं तो आपको यहां पर फिर क्या नजर आया? आपको नजर आया कि भाई इधर तो जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और एस कैटर कितना हुआ भाई? 33। अब मैंने एक्चुअली जो चीज प्रूव की है यहां पर वो ये की है, अगर गौर करें तो, कि डिफरेंस इनके एस कैरेक्टर में है, और जितना एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, जितना एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उससे दो फर्क पड़ेंगे। एक तो पोलैरिटी इंक्रीज करेगी, और दूसरा एसिडिक नेचर, जो कि अल्काइंस में सबसे ज्यादा पाया जाता था एस कैरेक्टर, ठीक है, 50%, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, 50-50 हो गया। तो सबसे ज्यादा जो आपके पास एस कैरेक्टर है वो यही है, ठीक है। मैं दोबारा बात करता हूं, अल्काइंस के अंदर एस कैरेक्टर मैक्सिमम है, इसलिए उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा है, इसलिए आप वहां पे अपने अल्काइंस के सेक्शन में पढ़ते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। तो अब तो आपको समझ में आ गया भाई फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। क्या समझ में आया भाई? देखो, वो ये कि फिजिकल स्टेट में तब्दीली आती है, सॉल्युबिलिटी किस तरह की होती है, स्मेल नहीं होती है, पोलैरिटी जो है वो आपके पास ज्यादा होती है अल्कीन्स में बनिस्बत किसके? अल्केन के। अब हम चलते हैं मजीद आगे और अगली बात को समझते हैं, वो क्या है। क्वेश्चन है तो लिख सकते हैं बेटा। हाँ जी, जो नेक्स्ट है हमारे पास बात है, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड की निस्बत रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये वाली बात आपके दिमाग में रहे। इससे क्या समझ में आया? मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसको, लेकिन एक लाइन लिखी है मेरे सामने जो आपकी बुक में आपको बाजू का तंग करती है, वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा देखें, क्या कह रहा हूं मैं आपको, रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। भाई पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है, जबकि आपने पहले एक फिक्रा पढ़ा था, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड इनर्ट है। तो सिग्मा बॉन्ड सारे के सारे पाए जाते हैं अल्केन के अंदर, अल्कीन में भी होते हैं, लेकिन अल्कीन्स में पाई बॉन्ड भी होते हैं। लेकिन अगर पाई बॉन्ड रिएक्टिव है तो हम ये बोलेंगे कि अल्केन की निस्बत जो अल्कीन है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास बात आ गई। अच्छा, अब थोड़ा सा जो फिक्रा मुश्किल लगता है वो जरा हम ऐड करते हैं। लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एक्सपोज टू अटैक बाय द इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक reagents. Therefore, alkenes undergo electrophilic reactions more easily. ये आखिरी लाइन है, मैंने थोड़ा सा लिख दिया ताकि आपको समझ में आ रहा है। देखिए बेटा, बात ये है कि ये आपके पास एक कार्बन है और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। मैं सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था उसका। पाई बॉन्ड पैडल ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं। अब ये क्या है आपके पास, ये जो दो जगह मैं लिख रहा हूँ, फिलहाल मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो क्या है आपके पास, न्यूक्लियस है, ठीक है जी। तो न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे ये प्लस पॉइंट शो कर रहा है न्यूक्लियस को, इसके ऊपर और नीचे क्या है, वो ऑर्बिटल्स के हिस्से हैं, या कह लीजिए वो ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल्स के पार्ट हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं कहूं कि मैंने एक लाइन लगानी है, जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारे पास एक लाइन है विच जॉइंस द टू न्यूक्लियाई, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का जो इम्कान है वो कहां पे नजर आ रहा है आपको, अबव एंड बिलो, ठीक है। मैं दोबारा बात करता हूं, अबव ऊपर, और नीचे मैंने जिक्र किया बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं यहां पर पाए जाने वाले, वो न्यूक्लियाई से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए किताब वाला लिख रहा है लूजली हेल्ड, ठीक है, ये आपके दिमाग में रहे कि लूजली हेल्ड का क्या मतलब है। फिर लिखते हैं आगे इसके बाद, आर मोर एक्सपोज्ड। अब इलेक्ट्रोफाइल आ गया आपके पास, सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया, पॉजिटिव चार्ज रखने वाला।
इलेक्ट्रो एक्चुअली इस पे चार्ज कुछ नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसे समझ लें। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है और वो है भी लूजली बॉन्डेड, तो वो बह सकते हैं, वो जा सकते हैं यहां से जहां वो ज्यादा हैं, कहां पर, जहां पर कमी है। तो क्या होगा, होगा ये कि वाकई में इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, ये अपने दिमाग में रखेंगे बात। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करेंगे तो इसका मतलब है रिएक्शन हो जाएगा। तो यही बात आपसे कही गई है कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सपोज्ड हैं बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रीजन, यानी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसका रिएक्शन कर लेंगे। देयरफॉर अल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, जबकि यही लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं थे अल्केन्स के अंदर, इसलिए अल्केन ये रिएक्शन आपको नहीं शो कर रहे थे। अल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं या कैटालिटिक रिएक्शन देते हैं, वो हमने पहले पढ़ लिया। तो ये बहरहाल एक लाइन थी। तो पाई बॉन्ड आर मोर रिएक्टिव, ठीक है, ये वाली बात हमने पहले भी सीख ली। अब चलते हैं फिर आगे, जानिए आगे क्या कहते हैं। आगे ये बात है कि केमिकल प्रॉपर्टी का जिक्र करते हैं अल्कीन्स का। अभी हमने सीखा कि भाई रिएक्टिव है, अब हम कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उसका जिक्र करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, जरा क्विकली से देख लेंगे। इसमें एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे हैं हम कैटलिस्ट भी, इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। टेम्परेचर थोड़ा चाहिए होता है, लेकिन ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है और आपको हाई प्रेशर भी चाहिए है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। आपने जस्ट ये सोचना है कि जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि सपोज कीजिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ यूं करके ले लेते हैं। मतलब आपके पास एक हाइड्रोजन जो था ना, वो ऐसे करके लिख दिया है, H2 ही लिखा है। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि ये जो बॉन्ड है दरमियान वाला, ये तोड़ देना है, और एक आपने बॉन्ड ये वाला भी तोड़ देना है। और तोड़ने के बाद क्या करोगे, कुछ ऐसे, देखिए मैं लिखता हूं CH2, और ये वाला वो इलेक्ट्रॉन जो हमने तोड़ दिया, या आप कह लीजिए कि अब वो आजाद है, दोनों कार्बन के दरमियान अब वो नहीं है। तो CH2 ये रहा। अगर आपको इसे देखना है कि भाई ये येलो कलर में है, तो हम इसे येलो कलर में दिखा देते हैं। अब आगे चलते हैं। वो जो बॉन्ड हमने यहां से तोड़ा है, यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, दो हाइड्रोजन के दरमियान। तो ये बॉन्ड टूटने पर एक एक हाइड्रोजन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ले आएगा। यहाँ एक्चुअली इस रिएक्शन का मैकेनिज्म तो नहीं है, दैट्स वाई हमने फायदा उठाया और हमने आसान तरीके से सीख लिया कि जस्ट हमें H ऐड करना है। तो H के ऐड करने को बोलते हैं हाइड्रोजीनेशन। बड़ा आसान सा मामला हो गया। जो पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, अब वो बन गया क्या, CH3 आप चाहो तो उसको ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है, या आप डायरेक्टली लिखो CH3 C2H6 भी लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा इसको देखते हो। तो ये सिंपल सी हाइड्रोजनेशन के कैसे होगी। अब इसमें एक छोटा सा एक हिस्सा है कि जो कैटलिस्ट है हमारे पास, वो भी बड़ा अहम है। जैसे मैं मिसाल देता हूं कि भाई हमारे पास एक कैटलिस्ट है, ये रहा। ये कैटलिस्ट मैंने बताया नहीं है कि भाई कैटलिस्ट है कौन सा। देखें, इस कैटलिस्ट को यहां पर एक जगह पर हमने देखा है, ये जो जगह लिखी है रेनी निकल, ठीक है ना, कैटलिस्ट। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि रेनी निकल, कोई ऐसे में ये एक बंदा था, रेनी के नाम से है उसका, उसने एक तरीकाकार दरियाफ्त किया, उसमें एक अलॉय लिया जिसको हम बोलते हैं निकल एल्यूमिनियम अलॉय। ठीक है जी, जी निकल एल्यूमिनियम अलॉय, जिसको हम डालते हैं सोडा के साथ, रिएक्ट करवाते हैं पानी की मौजूदगी में, तो आपके पास जो निकल है ना वो आजाद हो जाती है, साथ NaAlO2 बनता है। वो फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन निकल आजाद हो जाती है। ये निकल जिस शक्ल में हासिल होती है, काफी पोरस होती है और अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है और रिएक्ट आसानी से करवा सकती है। तो निकल आप एक्चुअली यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और ये बड़ी आसानी से रिएक्ट कर जाती है, लेकिन बस टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा प्लैटिनम और पैलेडियम का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, बहरहाल ये मैंने सिंपल सी बताई आपको, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपने जस्ट एक एक H दोनों जगहों पर क्या कर दिया, ऐड। अगर किसी को नजर नहीं आया तो देख लीजिए, ये मैंने CH3 लिखा था। ठीक है जी, अब मजीद आगे की तरफ चलते हैं और अगली बात करते हैं। वो क्या है, वो आपके पास है जी, मिसाल के तौर पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कैसी हैं, देखें एग्जाम्पल है, कोई ले लें C डबल बॉन्ड C। अब आपकी मर्जी है, आगे आपने रख दिया जी, या यहाँ पीछे रख दिया R, और यहाँ पे आपने और लगा दिया CH3। ठीक है जी, अब यकीनन हमें यहाँ पे भी एक एक H लगाना पड़ेगा, ये आपके पास जहन में रहे बात।
फिलहाल मैं ऐसे एच नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपको एक बॉन्ड दिखाया है जो कि डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड को कैसे लेके चलोगे आगे, तो हम लिखते हैं H2, कंडीशन वही, ठीक है ना, निकल बेशक आप डाल लें, बेशक आप इसके अंदर पैलेडियम डाल लें, प्लेटिनम डाल लें जी, आर सी डबल बॉन्ड, और ये आपके पास क्या हो गया जी, सी और सी सेम टू सेम लिखा है। लेकिन अब फर्क क्या करना है, एक बॉन्ड बस हमने यहां से खत्म कर देना है और उसकी जगह पर जो हाइड्रोजन हमने ऐड करना है वो लिख देना है। सपोज कीजिए मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूं, ये हमारे पास हाइड्रोजन था H2, तो एक H यहां पर आ जाएगा और एक H यहां पर, वही सेम टू सेम। मतलब आपने जस्ट R की वैल्यू जो है ना वो आपने चेंज करनी है, ठीक है जी बेटा, ये बिल्कुल आसान सी बात थी। अगर हम अपनी बुक की एग्जांपल देखें तो वो भी कुछ इसी तरीके से ही होती है। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं कहूं कि हमारे जो बुक के अंदर एग्जांपल थी वो थी जी 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन की, ठीक है, वो भी आप दे सकते हैं 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, उसमें भी डबल बॉन्ड है। उस डबल बॉन्ड को आपने क्या करना है, अपना हटा देना है, उसकी जगह पर एचएस लगा देना है। वक्त जरा कम है वरना मैं आपको देता, बुक में देख लीजिए एग्जाम्पल, अगर समझ में आ जाए ठीक, नहीं तो आप मुझे बता देंगे। फिर हम चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। ये थोड़ी सी एक अच्छी सी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपके पास नजर आ रही है वो कुछ यूं है कि ये जी C6H6, इसका नाम है बेंजीन, ठीक है, इसको हम ऐसे रिंग की शक्ल में लिख लेते हैं C6 और H6, ठीक है। अब C6H6 में, अच्छा एक बात आप दिमाग में रखेंगे, वो क्या है मैं थोड़ा सा दोबारा दिखाता हूं। ये बेंजीन को आप ऐसे भी लिखते हैं ऑल्टरनेटिव C6H6, दोबारा बोलता हूं। अगर गौर करें तो हमने ये वाली बात सीखी थी कि अगर एक डबल बॉन्ड को फुली सैचुरेट करना है, मतलब आपने चेंज करना है सिंगल बॉन्ड के लिए, तो सिंगल बॉन्ड को करने के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दरकार था, मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड करने के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दरकार था। अब चूंकि यहां पर तो तीन, यानी 1 2 और 3 डबल बॉन्ड है, तो फिर कितने हाइड्रोजन दरकार होंगे, तो यकीनन वहां पर 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दरकार होंगे, 6 हाइड्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सिचुएशन वही निकल है, ठीक है बेटा, कैटलिस्ट आपने रखना है, हीट करना है। अब क्या होगा, अब फार्मूला चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है, यानी पहले अगर C6H6 था तो अभी कुल 6 हाइड्रोजन एटम ऐड करो, ये बनेगा C6H12, और इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो आपने देखा दैट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी, बड़ा आसान सा था, साइक्लोहेक्सेन जी। इसके बाद इंपॉर्टेंस थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ये है इसकी कि आपने इसको बारे में पढ़ा है, शुरू के अंदर अल्केन में भी लिखा था, वहां पर भी थोड़ा सा है हाइड्रोजनेशन की इंपॉर्टेंस, यहाँ पे वही है कि आप इंडस्ट्रियली तौर पर बड़े पैमाने पर वनस्पति घी या वेजिटेबल घी बना सकते हैं वेजिटेबल ऑयल से, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड रखने वाला होता है, और जब आप उसकी हाइड्रोजनेशन कर देते हैं यानी सैचुरेशन कर देते हैं तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है ना, वेजिटेबल घी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और डिफरेंट और किस्म के, जैसे हमने साइक्लोहेक्सेन बनाया, इस तरह हम कोई और कंपाउंड बना सकते हैं, वो सारे, यहाँ मैंने एच नहीं लगाया था, ये आपको एच जो है ना याद रहे कि एच होता है, कभी आप सोचो एच नहीं था, ठीक है ना, एच है, मैंने खुद नहीं लगाया ताकि जो है ना काफी पेचीदगी ना हो। तो ये था इंपॉर्टेंस भी और एडिशन भी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जितने आज क्लियर हो जाएंगे वो कर देंगे इंशाल्लाह, बाकी जो है वो कल भी हो सकते हैं। और ये है जी आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, ठीक है जी। और वो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ये बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है, वो कैसे, आपने जस्ट ये करना है जो अभी किया है सेम टू सेम वही, यानी सी डबल बॉन्ड सी। अब आपने करना क्या है, साथ लिखना है हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। एक्स की जगह पर अगर आप चाहते हैं तो अपनी मर्जी से कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ऊपर दिया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपको हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगा, उससे कम रिएक्टिव HBr, और सबसे कम HCl। तो बहरहाल हम यहां पर ले लेते हैं HBr। जब हम ऐसा करेंगे अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर शुरू में हाइड्रोजन है, फिलहाल लगाए नहीं गए, तो आपने दिमाग में रखने हैं कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही सारा काम हो जाता है। तो आपने वही जो मैंने अभी समझाया, एक बॉन्ड खत्म कर दें और क्या करें, यहां से भी जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, ये बॉन्ड भी तोड़ दें। पहले यहाँ पर HH था, अब यहाँ पर HBr है, तो एक तरफ आप H दे देंगे और एक तरफ आप क्या दे देंगे, Br दे देंगे। ये जी बड़ी
बात आसान सी, ठीक है जी। बाकी जितनी एच की गिनती है वो आप पूरी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ अगर 2 एच थे तो यहाँ पर भी 2 एच है, ठीक है जी। इस तरह यहाँ पे वही के वही रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये थारी सिंपल सा एक ताल्लुक जिसके जरिए से आपने सीखा कि कैसे हाइड्रोजन हैलाइड को हमने क्या किया, गर्म कर अपना रिएक्ट करवा दिया। यहाँ पे भी थोड़ी सी हीट का इस्तेमाल होगा क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। अगर मैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दूं तो मैकेनिज्म भी आप यहाँ पर चला सकते हैं। मैकेनिज्म कैसे करेंगे, देखो बेटा, सपोज कीजिए कि ये आपके पास हाइड्रोजन है। मैं थोड़ा सा यहीं से इसको लेके चलता हूं, कार्बन कार्बन। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये आपने ये कार्बन और ये ब्रोमीन, आपने हाइड्रोजन ब्रोमीन ऐड किया है, तो ये इसका कैसे पता चलेगा कि ब्रोमीन किस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा, कोई भी हैलोजन हो? यहाँ पर बेटा मार्कोनी का रूल नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास जो ये हमने मॉलिक्यूल लिया ना, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल। जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनमें आपकी अपनी मर्जी है कि जिस मर्जी कार्बन के साथ आप ब्रोमीन को अटैच कर दो, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हमने वो दिया है जिसमें आपके इसमें कोई शर्त नहीं है, जहां मर्जी आपने ऐड करना है। ब्रोमीन को यहाँ कर देते तो यहाँ कर लेते, और वहां जैसे लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं, फिर वहां पे आपको सिखाते हैं कि ऐसा होता भी है कि हमें बताना पड़ता है कि ब्रोमीन किस कार्बन पर जाकर अटैच होगा। तो बहरहाल, तो इससे पहले मैं कह रहा था कि कुछ एग्जांपल हम और लेते हैं जो इसकी मैकेनिज्म के थ्रू लेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगी। मैकेनिज्म क्या है, बड़ा आसान सा है। देखें सर ये, जो हमारी बुक में एग्जांपल्स हैं ये दो, हाँ उसमें जी, तो हैलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच किया हुआ है जिसमें हाइड्रोजन कम है। हाँ जी। देखो इस वाली मिसाल में जो मैंने आपको दी है ना, इसमें हाइड्रोजन किसी के साथ भी कम नहीं है, दोनों की तरफ हाइड्रोजन दो दो ही है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसमें फिर रूल लगता ही नहीं है, ठीक है ना। वो मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी आपको, वो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ तो वहां पर देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल एक सिंपल सी हमने हाइड्रोजन हैलाइड को क्या किया है, सिर्फ ऐड करके देखा है कि भाई वो किस तरह से ऐड होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैकेनिज्म पहले पढ़ लीजिए क्योंकि वो फिर आपका रह जाएगा। देखें इसमें क्या मामला है, क्योंकि हमारे पास टाइम बेटा थोड़ा सा कम रह गया, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर दूंगा सारा इसको आज ही। जो बाकी पॉइंट्स होंगे फिर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हो जाएंगे। तो ऐसा है कि CH2 ये आपके पास, और डबल बॉन्ड CH2। आपने इसके अंदर क्या करना है, ये वही इलेक्ट्रॉन सोचने हैं जो अभी हमने पहले पढ़े हैं। वो इलेक्ट्रॉन है जो लूजली बॉन्डेड है, ठीक है जी, और ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास यही HBr ही है, तो ये पार्शल नेगेटिव होता है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि हम एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाते हैं, लेके जाते हैं, अटैक करवाते हैं किसके ऊपर, एक पॉजिटिव चार्ज वाले के ऊपर, यानी इलेक्ट्रोफाइल पर, तो हाइड्रोजन को ये कहा जाएगा यहां पर इस वाले सिचुएशन में कि तुम अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना ये छोड़ आओ, ब्रोमीन को दे दो, और इसके बदले में इन दोनों में से कोई भी, यानी इसमें या इसमें कार्बन में से एक कार्बन उसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखते हैं ऐसा कैसे हुआ कि भाई वो दे पाया कि नहीं दे पाया, डील फाइनल हुई कि नहीं हुई। तो देखो भाई कैसे करना है। इसमें ऐसा है कि ये देखें, ये आपके पास है CH2, वो जो बॉन्ड जिसके जिक्र हुआ ही नहीं वो वहीं का वहीं है, और CH2। अब हुआ ये कि वो जो ये वाला आपके पास यानी डील जो हो रही थी वो इसी तरह ही होगी कि वाकई में H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ाएगा ब्रोमीन के पास, जिसकी वजह से ब्रोमीन पर एक इलेक्ट्रॉन इजाफी हो जाएगा, और जो कार्बन है, सपोज कीजिए ये वाला जो कार्बन है, या चलो आप ये वाला कार्बन ले लो, ठीक है, ये वाला कार्बन अटैच हो गया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। बल्कि आप ऐसे करो, ब्रोमीन के साथ नहीं, H के साथ, क्योंकि H के ऊपर अटैक करवाया ना हमने। तो बहरहाल ये H इसके साथ मिल गया, लेकिन इससे हुआ ये कि चूंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छिन गया, यही तो वो इलेक्ट्रॉन छीना गया है जो हाइड्रोजन को दिया गया है। यानी आप कह लो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो यहां से लेकर, यानी कार्बन से लेकर हाइड्रोजन को दिया गया है। अब इस कार्बन के साथ क्या होगा, इस कार्बन पर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो यही ब्रोमीन इस कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करने के बाद फिर एक बॉन्ड बनाएगा। यानी मैं फिलहाल यहीं से इसको रेज कर रहा हूं, आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, ब्रोमीन यहां से निकल जाएगा
और निकल जाकर ये, चूंकि ब्रोमीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन को देगा, इस तरह कार्बन का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा और ब्रोमीन इसके साथ अटैच भी हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा एक रिलेशनशिप के किस तरीके से कोई आया, मतलब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया, उसने हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लिया, ब्रोमीन आजाद हो गया और बाद में वही ब्रोमीन एक लेस कह लीजिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के साथ जा मिला और ये आपके पास मैकेनिज्म है। अब आते हैं रूल की तरफ। रूल क्या कहता है, हमारे पास तकरीबन 2 मिनट है, इसके अंदर हम देखते हैं कि रूल किस तरह से काम करेगा। देखें जी, ये मार्कोनिकव रूल है। इस रूल में ऐसा है कि ये रूल ये कहता है कि अगर, रूल सिंपल सा है, अभी तक हमने जितना भी समझा है उस सिचुएशन में जितने भी कार्बन थे डबल बॉन्ड से अटैच, उनके पास हाइड्रोजन एक ही जितनी तादाद में थे। लेकिन अब हम एक ऐसी सिचुएशन लेने चले हैं जिसमें कार्बन के पास हाइड्रोजन ना मुकम्मल यानी ज्यादा और कम हो सकते हैं और इवन के बिल्कुल गायब भी हो सकते हैं। ये हर सिचुएशन में काम करता है। सपोज कीजिए अब आपके पास ये है जी CH3, एक मिनट, हाँ जी, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब आप यहां पे कितने एच लगाएंगे, जाहिर सी बात है एक ही एच लगा पाएंगे। अब देखें इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की तादाद कम है। अब क्या होगा, अब आप करेक्शन करवाओ वही जो अभी हमने किया, सपोज कीजिए वही HBr से। तो रूल ये कहता है कि एक, पहले तो आपको पुरानी बात दोबारा याद करवा देते हैं, वो ये कि H पर चार्ज पॉजिटिव है और B पर चार्ज नेगेटिव है। अगर ये HH होता तो ये सिमेट्रिकल होता, लेकिन ये HBr है, मतलब ये भी अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए ये भी अनसिमेट्रिकल, आसान बात, वरना उसे हम कहते हैं मिरर इमेज होता है। अगर हम मिसाल के तौर पर देखो, ये कार्बन और ये कार्बन, दरमियान में हम एक शीशा रख दें तो ये कार्बन अपने आप को कैसे देखेगा, ऐसा ही सेम टू सेम अगर देखे तो वो सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कार्बन की तादाद बढ़ गई, अब ये दोनों अपने आप को जब आईने में या शीशे में देखेंगे तो इनको ऐसा नजर नहीं आएगा अपना आप, इसका मतलब है ये अनसिमेट्रिकल है। तो हमारी मिसाल इस वक्त अनसिमेट्रिकल की है। अगर आपको बिल्कुल सादा सी तरह समझना है वो ये है कि आप एक मॉलिक्यूल को लो, अगर उसको कंप्लीट हाफ ऑफ कर सकते हो तो वो क्या है, सिमेट्रिकल, वरना वो अनसिमेट्रिकल है। तो देखें अब ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एक क्या है, अल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल रीएजेंट है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इस सिचुएशन में मार्कोनिकव रूल लगता है। रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल reagent go towards that carbon या doubly bonded carbon having the least number of hydrogen। यानी ब्रोमीन यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल reagent ये उस कार्बन पर जाएगा जो डबल बॉन्ड से अटैच भी हो और साथ साथ क्या हो, उसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो ये आपके पास वाकई में ऐसा होगा और आप इसको ऐड करके देख लेते हैं। अभी देखो सिंपल सी सिचुएशन है, CH3 और CH, यहां से एक बॉन्ड तोड़ दें जैसे हम तोड़ देते थे पहले, और CH2, ये आपके पास HBr है तो HBr को हम ऐड करते हैं। एक तरफ आपने H ऐड किया और एक तरफ आपने Br उस कार्बन पर गया है जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम है। टाइम थोड़ा हमारे पे भी कम रह गया है, लेकिन बहरहाल ये आपके पास था जी मार्कोनिकव रूल। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल reagent will go towards that unsymmetrical alkene having the या unsymmetrical alkenes carbon which is doubly attached या double bond से attach हो and have least number of the hydrogen। कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम हो उस कार्बन पर नेगेटिव पार्ट जाता है। तो आपके बुक में 2-3 एग्जांपल दी हुई हैं, वो एग्जांपल आपने खुद करनी है। उसमें लिखा हुआ है कि एक जगह पे लिखा हुआ है कि एक्चुअली फॉर्म्ड, 2 प्रोडक्ट दिए हुए हैं और एक में लिखा है नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। इसका मतलब है जो बन रहा है वो मार्कोनिकव एडिशन की वजह से बन रहा है और जो नहीं बन रहा, जो प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल ली, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये हो सकता है कि हम H को यहां लगा के भी देखें, मतलब जहां हमने Br लगाया है, और हम Br की जगह H लगा रहे हैं तो H की जगह Br लगा कर देखें तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो जो हमने रूल के मुताबिक बनाया है यही बनेगा, दूसरा वाला नहीं बनेगा।